क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोनोसेकेराइड्स में हमें मेन स्टडी करना है ग्लूकोज का, राइट। देखो ग्लूकोज, करेक्ट, का प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले। ग्लूकोज के दो प्रिपरेशंस में पहला आता है फ्रॉम सुक्रोज और यू कैन से फ्रॉम केन शुगर। फ्रॉम केन शुगर मतलब सुक्रोज, ओके। यस, C12H22O11 is cane sugar plus water in presence of अल्कोहलिक HCl और H2SO4। मतलब ये जो करवा रहे हैं वो क्या है उसका एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या किया जा रहा है? एसिड हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। टू गिव C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस C6H12O6 मतलब फ्रक्टोज, ओके, राइट। मतलब सुक्रोज ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, करेक्ट। तो HCl यूज किया फॉर व्हाट? यस, हाइड्रोलिसिस। एंड अल्कोहल यूज किया। अल्कोहल इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, करेक्ट। अल्कोहल क्यों यूज किया? अल्कोहल इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज इज इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ये हमें याद रखना है, राइट। मतलब रिएक्शन होने के बाद दो कंपोनेंट्स में से एक अल्कोहल में सोल्यूबल है, वो है फ्रक्टोज, और एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, वो एक ग्लूकोज, जिसको फिल्टर करो एंड यू कैन सेपरेट प्रेसिपिटेट मतलब ग्लूकोज, एंड जो नीचे फिल्ट्रेट आता है उस फिल्ट्रेट में यू विल फाइंड व्हाट? फ्रक्टोज। ये बात समझी? देन सेकंड मेथड इज फ्रॉम स्टार्च, करेक्ट। ये उसकी इंडस्ट्रियल मेथड है। मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पर ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाट? स्टार्च, करेक्ट। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। मैंने कहा था कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आप क्या करो कि अब स्टार्च का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे कि ग्लूकोज के फॉर्मूला में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। देखो C6H12O6 था, हमने H2O निकाला तो C6H10O5। ये किसका फॉर्मूला आ गया बोलो? स्टार्च। बाय N लिखा मतलब ऐसे बहुत सारे यूनिट्स लिंक्ड है। दिस इज व्हाट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी N नंबर लगेंगे एंड डाइल्यूट H2SO4 और HCl, कोई भी एसिड चलेगा। सो दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स व्हाट इज ये बात समझी? स्टार्च ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? ग्लूकोज। समझ रहा है पॉइंट? यस। अब इसमें दो तीन ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स है देखो, करेक्ट। सबसे पहले इसमें ऐड चॉक पाउडर, करेक्ट। मतलब जैसे ये रिएक्शन हो जाती है, इस बड़े कंटेनर में ग्लूकोज बन जाता है, ऊपर से उसमें चॉक पाउडर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक पाउडर का मतलब CaCO3 डाला जाता है। अगर CaCO3 डाल के प्रेसिपिटेशन आया तो समझना कि कुछ H2SO4 वहां अनरिएक्टेड बचा है। एग्री? राइट। देखो इंडस्ट्रियल स्केल पर इमेजिन करो कि बड़े से गैलन्स ऑफ लिक्विड जिसमें बैठ सकता है, ऐसे कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन मिला। उस सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या डाल दिया जाता है? चॉक पाउडर डाली जाती है। ये इंश्योर करने के लिए कि हमने जितना H2SO4 फॉर हाइड्रोलिसिस यूज किया था वो पूरा यूटिलाइज हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ H2SO4 अगर अनरिएक्टेड बचा तो इट विल एक्ट एज एन इम्प्योरिटी। इसलिए H2SO4 को रिमूव करने के लिए, राइट, टू रिमूव एक्स्ट्रा बोलो या फिर बोलो कि अनरिएक्टेड, है ना, टू रिमूव unreacted
H2SO4। क्या रिमूव करने के लिए? अनरिएक्टेड H2SO4। एग्री? एड चारकोल टू रिमूव ब्राउन कलर इम्प्यूरिटी। ये जो स्टार्च बनता है ना, सॉरी, स्टार्च से जो ग्लूकोज बना ना, ये इनिशियली ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, मतलब ब्राउन कलर इज एन इम्प्यूरिटी। ये इम्प्यूरिटी रिमूव करने के लिए चारकोल डालो, तो चारकोल के हर पार्टिकल के सरफेस पर वो ब्राउन कलर के पार्टिकल चिपक जाएंगे, मतलब चारकोल विल एक्ट एज व्हाट? यस, एडसॉर्बेंट, एंड ब्राउन कलर विल एक्ट एज एडसॉर्बेट। आर यू एग्री? यस, एड चारकोल टू रिमूव ब्राउन कलर इम्प्यूरिटी। ओके, एंड ठीक है, समझे? मतलब ये प्रोसेसेस करवाई जाती है व्हेन स्टार्च इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। करेक्ट? तो ये दो हुए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये लेबोरेटरी मेथड और ये इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में सुक्रोज से ग्लूकोज बनाओ एंड इंडस्ट्रियल मेथड में स्टार्च से ग्लूकोज बनाओ। एग्री? चलो अब हम पढ़ते हैं आफ्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। देखो ये टॉपिक बहुत इजी है, जहां का वहां बस तैयार करते जाओ। फाइन? यस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अगर आप एनसीईआरटी में इसके ऊपर का पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहां क्या दिया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या दिया है? राइट, ग्लूकोज इज मोस्ट abundant organic compound. Glucose is most abundant organic compound on earth crust. राइट? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमारे दिमाग में सेल्यूलोज होता है। हम क्या सोचते हैं कि राइट, एंटायर लिविंग सिस्टम में राइट, सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट भूलना नहीं कि सेल्यूलोज इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो फिर ज्यादा नंबर में क्या हुआ? ग्लूकोज। तो ये सेंटेंस एनसीईआरटी का है कि ग्लूकोज इज मोस्ट abundant organic compound on earth crust. ओके, चलो खैर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। देखो स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा है, छोटा छोटा सा चेंज है, उस चेंज को आप याद रखना। फाइन? उसमें पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन से पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन अल्डेहाइड है, ये उसका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ना, प्राइमरी कार्बन है। फिफ्थ कार्बन पर OH राइट साइड में, H यहाँ, जैसा सिचुएशन फिफ्थ पर वैसा ही फोर्थ पर, थर्ड में उल्टा करो एंड सेकंड में और उल्टा करो। अब तक ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। करेक्ट? आप ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करो या फिर टोलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करो, या फिर फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करो। दिस ऑल आर, ये सब के सब माइल्ड क्या है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी के सभी क्या करेंगे? CHO ग्रुप का COOH बनाएंगे। ये सभी के सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will change aldehyde group into carboxylic group। मतलब ये इस ग्रुप को बदलेंगे, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। मैंने कहा दिस आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू एसिड, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। देखो कैसे, COOH, ये पहला कार्बन, बाकी का स्ट्रक्चर देखो, CH2OH, OHH, OHH, HOH। आपने देखा कि here is the only change। करेक्ट? इस रिएक्शन पर से हमने क्या समझा? indicates presence of CHO group in glucose। जैसे हम पैथोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, है ना, जैसे ब्लड में शुगर की लेवल, राइट, ब्लड में, और बाकी भी जो सारे टेस्टिंग्स होते हैं, कभी यूरिक एसिड एंड ऑल, राइट, तो वो टेस्टिंग की
वो एक केमिकल मिला मतलब ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है मतलब वो मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है। ऐसे जो एनालिसिस किए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये उसके रिएक्शंस के जरिए समझाया गया है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया ऑक्सीडेशन, तीनों वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, जो अल्डिहाइड था वो एसिड बना, करेक्ट। एंड इतने कम पावरफुल एजेंट्स के साथ जल्दी से एसिड दे दे तो वो ग्रुप जरूर क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड। मतलब बाकी सब कुछ वैसा ही रहा, बस यहाँ CHOI COOH आया, मतलब यहाँ क्या ग्रुप होना चाहिए, CHO। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। एग्री? देन फोर्थ with HNO3. HNO3 is what? Strong oxidizing agent. HNO3 क्या है? Strong oxidizing agent. अब ये क्या क्या करेगा, देखो ये CHO and CH2OH दोनों का क्या बनाएगा, एसिड। मतलब ये इस ग्रुप को भी बदलेगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी बदलेगा। प्राइमरी अल्कोहल का तुरंत अल्डिहाइड और अल्डिहाइड का एसिड, ऐसे फास्ट चेंजेस ये जरूर करेगा, ये सेकेंडरी ग्रुप्स को अफेक्ट नहीं करेगा। देखा आपने, यहाँ एक ही COOH था, यहाँ ये भी ग्रुप COOH बन गया, CH2OH जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी एसिड बना, बाकी के ग्रुप्स एज इट इज। इज इट करेक्ट? यस। इस कंपाउंड का नाम है सैकरिक बोलो या फिर ग्लूकारिक एसिड, एंड इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। करेक्ट। एक ही COOH आए तो ग्लूकोनिक, दो COOH आए तो ग्लूकारिक या फिर सैकरिक एसिड। करेक्ट। इस पर से क्या पता चला, इंडिकेट्स presence of CHO and CH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत है। करेक्ट। माइल्ड एजेंट के साथ एसिड बना मतलब पक्का CHO था, एजेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया तो ये तो एसिडिक है ही, बट एक और ग्रुप एसिडिक हुआ, राइट। मतलब थोड़ा सा एजेंट का पावर बढ़ा दिया तो एसिड बना, मतलब वो जरूर प्राइमरी अल्कोहल होगा। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल्स इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, दे नीड वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस फॉर ऑक्सीडेशन। करेक्ट। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लिखो। एंड देखो, ये देख देख के मत लिखो, ये बहुत सिंपल है, आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करना है और चेंज क्या हुआ ये देखना है। इन्होंने सिर्फ ये चेंज लाया और इसने ये चेंज लाया। अगर आपने ये याद रखा तो आप बिना देखे ये लिखो, आपकी तैयारी हो जाएगी जल्दी। चलो रेडी। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। ठीक है, ये ग्लूकोज HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट करेक्ट क्या करेगा बोलो, एड्स हाइड्रोजन एटम, मतलब इसका वो क्या करने वाला है, रिडक्शन, है ना। और यहाँ प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखेंगे हम CH3 CH2 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 एंड CH3, मतलब वहां पर N हेक्सेन मिला। क्या मिला, N हेक्सेन। करेक्ट। मतलब यहाँ के सारे फंक्शनल ग्रुप्स का कंप्लीट रिडक्शन हो गया, सारे ऑक्सीजन वाटर या मॉइस्चर बन के निकल गए। एंड राइट, यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ क्या बन गया बोलो, ये सब में HHH लग गया तो N हेक्सेन मिला, राइट। इंडिकेट्स दैट all 6 carbon atoms are in straight chain। करेक्ट। स्ट्रेट चेन मतलब आगे चल के आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ना है ग्लूकोज का। करेक्ट, ऐसा जो भी हो, कार्बन की चेन कंटिन्यूअस है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, ये उनका कहना है। करेक्ट नो, मतलब क्या कि ऑल कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन अ लीनियर और स्ट्रेट चेन। ऐसे नहीं कि 4 कार्बन की चेन है 2 ब्रांचेस है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वैसा अल्केन मिलता, राइट। मतलब कार्बन का ये अल्केन मिलना इंडिकेट्स दैट कि ऐसा ही कार्बन कार्बन का लिंकिंग ग्लूकोज में भी है।
indicates that all 6 carbon atoms are in straight chain. Agree? Third reaction is with hydroxyl amine. Hydroxyl amine is NH2OH. अमाइन मतलब ये अमोनिया का डेरिवेटिव है. अमोनिया में से एक H रिप्लेस होके OH आ गया, इसलिए उसको क्या कहा? हाइड्रोक्सिल अमाइन. ठीक है. रिएक्शन कैसे देखेंगे? देखो, H2NOH करेक्ट है. अल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन, अल्डिहाइड कीटोन में आप देखोगे कि टिपिकल रिएजेंट है. आपको कभी भी कहा कि कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो समझ जाना कि कंपाउंड के पास कार्बोनिल ग्रुप है. ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है. आर यू एग्री? मतलब आपको ये पढ़ाया जाएगा अल्डिहाइड कीटोन में RCOH या फिर RCOR, है ना. ये अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों में कॉमन है ना. ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल. एंड ये जो कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये उसके साथ ऐसा रिएक्ट करता है. देखो क्या निकल जाएगा बोलो यहां से? H2O. इस तरह के रिएक्शन को कंडेंसेशन कहेंगे हम. क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. H2O निकल गया एंड क्या बना? देखो RCH डबल बॉन्ड NOH. RCH डबल बॉन्ड NOH. देखो सबकी वैलेंसी भी क्लियर है. कार्बन के 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2. एग्री? इस कंपाउंड को अल्ड ऑक्साइन कहेंगे. क्या कहेंगे? अल्डिहाइड से बना इसलिए अल्ड, एंड इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्साइन कहते हैं. क्या कहेंगे उसको? अल्डोक्साइन. आई टॉट यू दिस पॉइंट व्हाइल टीचिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? नो, उसमें सिन और एंटी टाइप पढ़ाया था इसमें. ठीक है. देन इसमें क्या प्रोडक्ट होगा? RCR. कितना पोर्शन एज इट इज. डबल बॉन्ड पर अब लग गया NOH. क्या कहोगे इसको? कीटोन से बना इसलिए किट, एंड ये फंक्शनल ग्रुप इसलिए ऑक्साइन. ओके. मतलब ये टिपिकल रिएजेंट है जो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो फिर ये इस ग्रुप के साथ ही जरूर रिएक्ट करेगा, है ना. यहां से क्या जाएगा बोलो? H2O. और क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड NOH. मैं यहां ऐसा करती हूं, CHOH 4 टाइम्स, CH2OH. अगर इनमें कोई चेंज ही नहीं है तो बेटर डू वन थिंग, नो, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH लिख दो. इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज ऑक्साइन. क्या नाम है बोलो? ग्लूकोज ऑक्साइन. ठीक है, राइट. लिखो आपके रिएक्शन. एंड मैं सजेस्ट करूंगी आप बार बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मत लिखो, आप यहीं से ऐसे एरो बना बना के रिएक्शंस लिखो. ओके. ग्लूकोज का ये ऑक्साइन. डू इट फास्ट. कम ऑन, वीडियो पॉज करो एंड लिखो जल्दी से. कम ऑन. चलो, ये हुआ. ये मैं मिटा दूं. क्या बताया? ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की टिपिकल रिएक्शन है. अल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं. एग्री? यस. मिटाओ ये. हाँ, लिसन. करेक्ट. अब फोर्थ रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड. थर्ड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, फोर्थ विथ HCN. अब HCN में क्या होता है? ये साइनाइड नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. यहाँ ये कार्बन पॉजिटिव है एंड ऑक्सीजन कैसा है बोलो? नेगेटिव. अब आपको इसी स्ट्रक्चर को इसके साथ देखना है. अब इसको थोड़ी देर बाजू में रख दो. करेक्ट. ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव. तो बताओ मुझे, ये जो साइनाइड है वो इस कार्बन पर जाएगा, एंड जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पर जाएगा. ये सब लो. यस. क्या बनेगा बोलो? CHCN. वर्ड सही है कि नहीं? साइनाइड कार्बन पर गया, देखा आपने, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर लग गया. नीचे का स्ट्रक्चर एज इट इज है. ऐसा भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में हु हैज टाइम टू राइट ऑल दिस थिंग्स, नो.
4 कार्बन का क्लब बना दो CHOH 4 टाइम्स एंड नीचे क्या लिख दिया CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। करेक्ट, क्या कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। राइट, इन दो रिएक्शन से क्या पता चला, confirms presence of carbonyl group, confirms presence of carbonyl group। कार्बोनिल कहा, सेफ साइड में रखा अपने आप को, ना अल्डेहाइड कहा ना कीटोन कहा। मतलब इन रिएक्शन के बाद अगर ये प्रोडक्ट मिले तो आप एक स्टेप ही बता सकते हो कि हाँ कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डेहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है। आर यू एग्री? इसके बाद ऑक्सीडेशन ने क्या बताया कि हाँ वो कार्बोनिल ग्रुप पक्का अल्डेहाइड है, क्योंकि वो ग्लूकोनिक एसिड देता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ CHO ही इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है। एग्री है ना? यस। तो ये समझ में आया, इन दो रिएक्शंस के जरिए समझा कि ग्लूकोज में CO ग्रुप है, वो अल्डेहाइड है कि कीटोन है वो हम बाद में देखो, बट कार्बोनिल ग्रुप तो है। इज इट क्लियर? देखो ये रिएक्शन। चलो, तो आपको एक बात समझ में आ गई, HI के साथ N हेक्सेन मिला, मतलब कार्बन 6 कार्बन एक के बाद लीनियर तरीके से लिंक्ड है। करेक्ट। NH2OH के साथ ऑक्साइन मिला, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन मिला, मतलब इस कंपाउंड में ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, ये पता चला। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीक्वेंस आप बदल के देखो, ऑक्सीडेशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ग्लूकोनिक एसिड मिला, मतलब एक ग्रुप अल्डेहाइड होना चाहिए तभी तो इतनी जल्दी एसिड बना। थोड़ा और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स HNO3 यूज किया, तब ग्लूकारिक एसिड मिला, मतलब जो CHO है वो तो ऑक्सीडाइज हुआ ही, बट जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था वो भी ऑक्सीडाइज हुआ। इस तरह ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट को देख देख के उसका स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। राइट, उसी सीक्वेंस में अब फिर आता है एसिटिलेशन, मतलब रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। करेक्ट, और एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड। अब देखो CH3COCl ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, OH में से H+ निकालता है। एसिटिल क्लोराइड OH में से क्या निकालेगा, H+। तो आपको यहां ऐसे कितने एसिटिल क्लोराइड लगेंगे बोलो, 5। कितने लगेंगे बोलो, 5, क्योंकि OH ग्रुप यहां से एक निकलेगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। करेक्ट, H निकलेगा तो जुड़ेगा क्या, CH3CO ग्रुप, O को CH3CO ग्रुप। आर यू एग्री? आपने देखा कि सेकेंड कार्बन के बाद हर कार्बन पर OH ग्रुप है। जरा गौर से देखो कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। CH डबल बॉन्ड O, इसको कोई चेंज नहीं किया, देन CHO, देन CH2। मैं यहां पर ब्रैकेट में लेने वाली हूँ 4 कार्बन से, चारों कार्बन पर OH है ना, 1 2 3 4, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ CHO COCH3। जैसे कि यहाँ देखो CHO COCH3, यहाँ देखो CHO एंड H के बदले क्या लगाओगे, COCH3। ऐसे कितने ग्रुप्स लगे बोलो, 4, है ना? आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, आप समझेगा, मतलब CH3COO ऐसा ग्रुप लगा। ठीक है, व्हाट आई सेड अगेन, देखो ये क्लोरीन और ये H निकल गया एज व्हाट, यस HCl। तो HCO को ये ग्रुप लगा COCH3। सेम इसी है ना, यहाँ पर H निकालो COCH3, H निकालो COCH3। तो इतना लंबा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, ऐसा ही हर कार्बन पर हो रहा है ना। तो CHO इतना पार्ट ग्लूकोज का है और नया जुड़ा हुआ है CH3CO। ऐसे कितने ग्रुप से बोलो, 4। और यहाँ CH2O CO CH3, देखो
CH2OH में से CH2O यहीं पर रहेगा, H क्लोरीन के साथ जाएगा और COCH3 जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम है? ग्लूकोज। कितने एसीटेट ग्रुप्स है? CH3COO मतलब एसीटेट एक ग्रुप, CH3COO 4 मतलब यहाँ के 4 और यहाँ का 1, ऐसे 5। करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट indicates that presence of 5 OH groups in glucose। देखा आपने? राइट। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ये बात क्लियर हो गई? पक्का? चलो राइट, लिखो ये रिएक्शन। चलिए चलो, तो ये आज हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया। जरा कम सुनो। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, उसके बाद मोनोसेक्राइड्स टॉपिक में हमने ग्लूकोज स्टार्ट किया। करेक्ट नो? ग्लूकोज के 2 मेथड्स, एक सुक्रोज से और एक स्टार्च से। करेक्ट। एंड केमिकल रिएक्शंस। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो एक बीच में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड ऐसे अलग अलग एरोज ड्रॉ करके उसमें सिर्फ क्या चेंज आया ये लिखो, आपकी रिएक्शंस पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा राइट, बायोलॉजी में अब तक यू मे केम अक्रॉस सच स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल इरिटेट नहीं होना, वो इतना सुंदर है, उसके रूल्स समझो एंड रूल्स को फॉलो करके वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इतना वो इजी है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। राइट है ना? तो कल कंटिन्यू करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इसके साथ हमारा फिर मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो विल स्टॉप हियर। पहली बार में सब कुछ नहीं खा पाता है ना? अभी हम सब बता, देखो पहली बार में तुम पता है कब सीखते हो यार? अच्छा तुम्हें क्यों ये कभी तुम्हें ये लगा बच्चा कि डिफरेंस क्या है? कुछ बच्चे सब बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर एक है सबको, कुछ सब आंसर सही बताने लगते हैं और कुछ सब आंसर गलत। पढ़ाने वाला बंदा एक। बेटा इसका सिंपल सा एक फंडा है जो आज की जनरेशन फॉलो नहीं करती है, वो है क्लास के पहले टॉपिक पढ़ के आना। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के पहले। कोचिंग क्या चीज होती है? आप कोचिंग का कॉन्सेप्ट खराब कर चुके हो, आपने अपना दिमाग एकदम खराब कर लिया है। आपने कोचिंग को बना लिया है क्या मतलब आपने कोचिंग पे डिपेंड हो गए, ऐसे गिरे पड़े हम मर जाएंगे बिना कोचिंग के। ये नहीं, कोचिंग इज जस्ट अ सपोर्ट। जो चीज नहीं समझ में आई थी वो सर समझाएंगे। आप पढ़ के नहीं आते एक बार भी अपना टॉपिक, आप बस यहां बैठ जाते हैं। जो बच्चे बुक से एक बार रीड करके आते हैं, 2 बार, उनको मजा आ जाता है क्लास में कि आंखें ऐसे खुल जाए, यार यही तो नहीं समझ में आया था किताब में, अभी समझ में आ गया। यार ये तो किताब में था ही नहीं मेरी, ये तो मेरी किताब ही में नहीं था वीआर का एक्सप्रेशन, या लिखा था पर पल्ले नहीं पड़ रहा था, अभी चमक गया। तो बेटा अपनी हैबिट बनाइए कि आप आगे की चीजें पढ़ के क्लास के अंदर आइए। फिर तो आप क्या यहाँ पे आंसर देंगे, क्या आप डाउट पूछेंगे, किस लेवल का, मजा आ जाएगा क्लास में। ये मैं बोलूंगा सुनेंगे वही 5%। इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया में कभी भी 100% लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, 5% ही ये यार रूल है, स्टैटिस्टिक का रूल है ये। तुम भी नहीं तोड़ सकते, मैं भी नहीं तोड़ सकता, अगली जनरेशन कोई नहीं तोड़। 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। तो सोचो क्या तुम उस 5% के अंदर आ गए हो? और उस 5% लोग को सक्सेसफुल रहने के लिए लगातार वही एफर्ट करने पड़ते हैं। 95% लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं ये कह रहा हूं 95% लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। खुद को उस श्रेणी के अंदर नहीं डालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्टैटिस्टिक का रूल है भाई। अरे कैसे होगा? हर इंसान बहुत
बॉस बन जाएगा तो नीचे काम कौन करेगा? हर इंसान मालिक बन जाएगा तो नौकर कौन बनेगा? पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। बराबर करना है, देश को बराबर करना है, संसार को बराबर, वो अलग सोच है आपकी। आप अच्छे इंसान बन जाओ, बड़े इंसान बन जाओ, पैसा कमा लो, लोगों की हेल्प करो, आप करो बराबर, अच्छी बात है, बट 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। आप देखो आप उस 5% में आ रहे हो कि नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, नॉट इंडियन, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, उसने एक बहुत सिंपल सी लाइन बोली है, इफ यू वांट टू बी इन द 5%, do what 95% are not doing। वो करो जो 95% लोग नहीं कर रहे हैं, तभी उन 5% में जाओगे। आप उसी भेड़ चाल में वही 95% कर। हम लोग आपको चीजें क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हम लोग उस रेस में से आगे आ रहे हैं। मैं नहीं कहता आगे आ रहे हैं लगातार। हमने जो मिस्टेक्स की हम वो चाहते हैं वो आप ना करो। करके सीखता है इंसान, बट बहुत लंबे समय तक ना करो। हमने सोल्यूशन ढूंढा हर मिस्टेक का, ये ऐसा, ये वैसा, इसको ऐसा कर ले, वैसा कर ले, कैसे कर ले, बट आपके लिए मैं सोचता हूं कि सोल्यूशन आपको इंस्टेंट दे। भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है इन सब बातों के लिए। मैं सोचता हूं यहाँ पे लेक्चर में आपको एक से एक चीजें पढ़ा के चला जाऊं। कई बच्चों को बहुत मजा आ रहा है लक्ष्य बैच में, क्योंकि वो पहले से पढ़ के आते हैं, क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद टीपी लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद टेस्ट जाके देते हैं। वो लगे पड़े हैं। बात यहाँ 999 रुपीज कुछ पैसों की नहीं है। बात यहाँ बहुत बड़ी चल रही है। आपको मेरे थ्रू कई ऐसी बात पता चल रही है जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढने में यहाँ से लाइफ में 5, 10, 15 साल लग सकते हैं, क्योंकि मैं उस फेज से यहाँ तक आया हूँ। चलिए पढ़ते हैं, बहुत बकवास यार मेरे ऊपर आ जाता है ना कीड़ा, तो मुझे लगता है मैं बोल के जाऊंगा बात। चलो आगे बढ़ो। प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई यहाँ पर करना चाहूँगी कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 590 मार्क्स हैं एंड मैं किसी बहुत ही ज़्यादा टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हूँ, बट आई डू हैव अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एंड जो वीडियो का टाइटल है दैट इज़ कम्प्लीटली कि क्या हम लोग एम्स 7 महीने में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर है। मेरी जो मार्क्स हैं और मेरे जो कॉलेज है उसके बारे में जानने के बाद ही अगर आप सोचते हैं कि इसके बाद भी हमें वीडियो देखना है, देन आप इस वीडियो को देखना। फाइन, ओके। सो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आज बताने वाली हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाली हूँ। जो गलतियाँ मैंने की हैं उन सभी चीज़ों के बेसिस पे बताने वाली हूँ, राइट। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, सबसे पहले एक चीज़ कहूँगी कि हाँ, 7 महीने के अंदर अगर आप टारगेट करते हो एम्स दिल्ली का, सो वो किया जा सकता है। एंड इफ यू पीपल थिंक कि कुछ भी बोल रही है, खुद से नहीं हुआ, तो यार वो देखो अलग बात है। लेकिन मेरी जो गलतियां थी उसके अंदर अगर मैं आज सोचती हूँ, ये जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए नहीं, ये मैं अपनी यंगर सेल्फ के लिए बना रही हूँ कि अगर तूने ये चीजें की होती तो शायद तेरा एडमिशन वहां पे हो जाता, शायद तेरे इतने मार्क्स ऐसे इंप्रूव हो जाते। मैं उसके लिए बना रही हूँ। सो अगर आपको लगता है कि हाँ, हम लोगों के लिए वीडियो शायद यूजफुल हो सकती है तो ही देखना। फाइन, सबसे पहली जो चीज अगर इस जर्नी के अंदर 7 महीने की जर्नी के अंदर जो सबसे पहली चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि आज से अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने आप को सारा दिन पॉजिटिविटी के आसपास, सारा दिन इसी चीजों के आसपास जो आपको बार बार नीड की याद दिलवाएं। ये पॉसिबल नहीं है दिन रात काम कर पाना, दिन रात आप पढ़ाई करते रहोगे, दिन रात आप लोग यही चीजें करते रहोगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है यार। लेकिन अपने आप को अगर ऐसी चीजों से सराउंडेड रखोगे जो आपको बार बार हंसा रही हैं तो भी नीड की याद दिलवा रही हैं, रुला रही हैं तो भी नीड की याद दिलवा रही हैं, लेकिन हमेशा नीड की याद दिलवा रही हैं, तो उन चीजों से अपने आप को सबसे पहले उन चीजों के आसपास रखना। दूसरी चीज, आप एक बार प्रैक्टिकली अगर सोच के देखो, 90 चैप्टर्स हैं, इस चीज को 2020 वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं आज आपको जाके कहूं कि मैं तुम्हें अगले 2 से 3 महीने पूरे फ्री दे रही हूँ क्लास 11
11 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 2 महीने तुम्हें फ्री दे रही हूँ, जाओ, कोई क्लासेस नहीं होंगी, कुछ नहीं होगी, फिजिक्स, बायो एंड आपको केमिस्ट्री करनी है। तो क्या आप लोगों के मुंह से निकलेगा हाँ हम लोग बिल्कुल कर देंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेटली क्लास 11 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10, 12, 13 कुछ चैप्टर्स होते हैं। सो अगर मैं एक चैप्टर के ऊपर 2 से 3 दिन लगाऊं, सो मेरा 2 महीने के अंदर इनफैक्ट 6 दिन हो गए, मतलब एक चैप्टर के लिए मैं आपको 1 हफ्ता दे रही हूँ। 1 हफ्ते में आपको न्यूटन्स लॉ मुझे करके देना है। सो क्या आप लोग उस चैप्टर को मुझे बहुत अच्छे से करके नहीं दे सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन आप लोग उसको पढ़ाई करें, देन उसकी रिवीजन करें, देन उसकी 3 दिन पढ़ाई करें, देन उसकी रिवीजन करें? क्या 6 हम दिन के अंदर हमारे पास यहाँ पे न्यूटन्स लॉ बहुत अच्छे से नहीं हो जाएगा? इन चीजों को प्रैक्टिकली सोच के देखना। मैं ये जो वीडियो है, ये वीडियो का टाइटल बहुत हवाओं वाला लग रहा है, लेकिन जो बातें कर रही हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकली और सोच समझ के यहाँ पर कर रही हूँ। एक बार इस चीज को आप लोग सोच के देखना, क्या 1 हफ्ता मैं आपको न्यूटन्स लॉ के लिए दूं? दिल से अपनी आत्मा से पूछना कि क्या न्यूटन्स लॉ के लिए मुझे 1 हफ्ता मिलेगा तो क्या मैं उसमें परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकती? मैं मानती हूँ बहुत चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको 1 हफ्ते से ज्यादा लगने वाला है, लेकिन यार चैप्टर्स हम लोग के पास थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी जैसे भी हैं जिसमें 1 हफ्ता नहीं लगेगा। इस चीज को सोच के एनालाइज करना। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है वो ये गलती रहती है यार कि हम लोग सोचते हैं कि हमें फटाफट से चीजों को करना है, बहुत फटाफट से चीजों को करना है। वो गलती हम लोगों की रह जाती है। हमें फटाफट से रिजल्ट चाहिए होता है, जबकि हम लोगों को अपने चैप्टर्स को, उन चीजों को इतना टाइम अलॉट करना चाहिए। हम जो टारगेट है हमारे पास, मेन टारगेट, जो टेंशन हम लोगों को होने वाली है वो होने वाली है नीट से 2-3 महीने पहले। हम लोगों का टारगेट सीधा वो है। क्यों हम हर संडे को अपना टारगेट नहीं बनाते? क्यों हम अपने ये चीजें नहीं लाते, ये बदलाव नहीं लाते? पता है पिछले 10-15 दिन मैं अगर अपने YouTube की बात करूं तो यहाँ पे मैं इतना ज्यादा कुछ काम नहीं कर रही थी, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इट वाज लाइक कि सब चीजें रैंडम। मैं क्या कर रही थी कि मैं इन चीजों की तरफ देख ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुझे हल्की सी भी टेंशन नहीं हो रही थी, ना मुझे फर्क पड़ रहा था कि मेरा चीज ग्रो कर रही है या गिर रही है, कुछ भी नहीं। ठीक है। एंड अब 2-3 दिन से मैंने जब अपने इस चीजों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है कि हाँ यार तुझे देखना पड़ेगा, अगर तूने किसी दिन प्रोग्रेस नहीं की तो वो चीज भी तुझे फेस करनी पड़ेगी। उस चीज की तो तुझे टेंशन होगी, उस टेंशन को लेके सोना पड़ेगा, सुबह उठ के अलग जोश के साथ काम करके खड़ा होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे तुझे वापस डेली काम करना पड़ेगा अगर तुझे ग्रो करना है तो। आप लोगों को भी यही चीज करनी पड़ेगी। आप किसी से कंपटीशन से काम करते हो तो किसी से कंपटीशन बनाओ। उसको देखो यार, उसने 1 हफ्ते में चैप्टर कर लिया, 20 से 25 दिन आपके जा चुके हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर इन 20 से 25 दिन के अंदर आपने चैप्टर किया होता तो बहुत बच्चे ऐसे होते जिनके 4-5 1 लाइक अप्रोक्सीमेटली हाफ 11th हो चुकी होती। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो 2020 के बच्चे हैं एटलीस्ट, अगर उन्होंने सीरियसली काम किया होता। सो क्या आपको लगता है कि वो 90 चैप्टर्स, आपके पास 7 महीने हैं, 90 चैप्टर्स कम से कम 3 रिवीजन मार सकते हो यार? अगर सच में आपको एम्स दिल्ली होता है ना, अगर सच में एम्स दिल्ली है तो दिन रात आप जिन वीडियोस को देखोगे, दिन रात आप जिन इंसानों से बात करोगे, वो वही होंगे जो आपको बार बार उस चीज की याद दिलवाएंगे, बार बार आपके उस एग्जाम की याद दिलवाएंगे। फिर बैठ के हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे, फिर बैठ के हम लोग कैरी मिनाती या फिर भुवम बैम या फिर उन सभी की वीडियोस नहीं देख रहे होंगे। वो चीजें देखो, फ्री टाइम में देखो, बिल्कुल देखो। मैं किसी को क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन रात उन्हीं को स्क्रॉल करते रह जाते हैं। हमारी जुबान पे एम्स दिल्ली होता है, हमें करना है करना है करना है, लेकिन कब